हेलो दोस्तों, स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम चल रहा है और 23 तारीख को आरबी हिंदी का 100 मार्क्स का साइंस एंड कॉमर्स वालों का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी का आंसर की आज लेकर आए हैं। और क्वेश्चन का टाइप सी है, आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और वीडियो जो आपका पूरा 100% सही है। इसमें एक भी जो आंसर है वह गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके बनाया गया है बुक और कुछ नेट के हेल्प लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी बच्चे इस वर्ष पार्ट 1 के एग्ज़ाम दिए हैं आरबी हिंदी साइंस एंड कॉमर्स वालों तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाइएगा। और बता दें कि 31 तारीख को आर्ट्स वालों का एग्ज़ाम है आरबी हिंदी का ही, तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है? इनमें आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो अभ्र जो है वह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हिरन। क्या हो जाएगा? हिरन। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हिरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह शार्दूल। शार्दूल क्या हो जाएगा? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं, बाकी सभी है। बाजी, तुरंग है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मछली। तो इसका क्या हो जाएगा? मछली का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन नहीं है? मत्स्य भी है, मीन भी है, सपरी भी है, लेकिन जलोदरी नहीं है। जलोदरी क्या है? नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन भौरा का पर्यायवाची शब्द? भौरा। भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो द्विरेफ। क्या है? द्विरेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम का विलोम शब्द क्या होगा? कुसुम का विलोम शब्द क्या होगा? वज्र। क्या हो जाएगा? कुसुम का विलोम शब्द वज्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? अक्षर का मतलब क्या होता है? नहीं तोड़ सकते, लेकिन शब्द क्या होता है? टूटना। तो 7 क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? निवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर है कुमुदनी। कुमुदिनी क्या राइट आंसर है? शुद्ध शब्द है इनमें। फिर कहता है, इनमें कौन शुद्ध शब्द है? देखिए, रचयिता, अनुग्रहित, आहार, सृष्टा। तो इनमें रचयिता जो है ये वाला क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी इनमें कौन सा है? इनमें शुद्ध और अशुद्ध को चुनना है, तो इसका भी क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उज्ज्वल। ये उज्ज्वल क्या लिखा हुआ? सही है। नेक्स्ट है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? तो जिस वस्तु को हवन में क्या करते हैं? जलाते हैं, उसको बोलते हैं समिधा। क्या बोलते हैं? समिधा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेफ्थ। नेफ्थ क्या बोलते हैं उसको? नेफ्थ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो ये इसका हो जाएगा मुमुक्ष। क्या हो जाएगा? मुमुक्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो उनके लिए क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अकिंचन। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका उपचार न हो सके उसे क्या बोलते हैं? असाध्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? असाध्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या बोलते हैं? निर्मम। क्या बोलते हैं उसको? निर्मम। और जिसके हृदय में क्या हो जाएगा? दया न हो उसे क्या बोलते हैं? निर्दय। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य शब्द है, इनमें कौन शुद्ध वाक्य है? तो पेड़ से पत्ता गिरा, ये क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य। बाकी क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें भी कौन शुद्ध वाक्य है? इनमें कौन शुद्ध वाक्य है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, श्याम सज्जन आदमी है। श्याम क्या हो जाएगा? सज्जन आदमी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? इनमें कौन शुद्ध वाक्य है? तो 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, इनमें भी शुद्ध शब्द का शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो गुरु आ रहे हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? इनमें भी कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है 22 नंबर में। तो सुरेश के लिए पत्र लिखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अनुभवहीन, अनुभवहीन व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अंडे का शहजादा, जिसको अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट है, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो उसको बोलते हैं दोनों ओर से विपत्ति होना, यानी आगे से भी और पीछे से भी। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, सिर मढ़ना, सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ज़बरदस्ती आरोप लगाना, क्या बोलते हैं उसको? ज़बरदस्ती आरोप लगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख भर आना, आंख भर आना मुहावरे का अर्थ होगा तो क्या होगा? आंसू आ जाना, क्या हो जाएगा? आंसू आ जाना, आंख भर आना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, उसका अर्थ क्या होता है? तो कृतज्ञ होना, क्या बोलते हैं उसको? कृतज्ञ होना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है तो बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 29 नंबर सवाल, आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या है? तो गुण के विरुद्ध नाम रखना, गुण के विरुद्ध नाम, यानी जिस व्यक्ति में गुण नहीं हो परंतु उस चीज़ का क्या हो? नाम हो, उसको बोलते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह व्यक्ति जो मूर्ख परंतु धनी हो। आंख का अंधा गांठ का पूरा, उसको क्या बोलते हैं? वह व्यक्ति जो मूर्ख हो परंतु धनी हो। नेक्स्ट है, डिमांड लेटर का हिंदी क्या होगा? तो उसको बोलते हैं मांग पत्र, क्या बोलते हैं उसको? मांग पत्र। नेक्स्ट है पार्शियल, पार्शियल लॉस का हिंदी क्या होता है? तो उसको बोलते हैं आंशिक लाभ, आंशिक हानि, क्या बोलते हैं उसको? आंशिक हानि। नेक्स्ट है ऑनरशिप का हिंदी क्या होगा? ऑनरशिप का हिंदी, ऑनरशिप का हिंदी क्या हो जाएगा? स्वामित्व, क्या बोलते हैं उसको? स्वामित्व कहते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का हिंदी है तो इससे क्या हो जाएगा? मूल्यांकन, क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रेजरी, ट्रेजरी का हिंदी है तो उसको क्या बोलते हैं? कोष, क्या बोलते हैं उसको? कोष कहा जाता है। ट्रेजरी का हिंदी क्या होता है? कोष। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन को इसमें देखना है, 100 क्वेश्चन को देखना है। अभी हम लोग 36 पे पहुँच चुके हैं। सेक्रेटरी की परिभाषिक हिंदी क्या होगा? तो सेक्रेटरी का जो हिंदी हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभूति, क्या हो जाएगा? प्रतिभूति हो जाएगा। नेक्स्ट है मोर्टेज, मोर्टेज का हिंदी शब्द है, मोर्टेज का हिंदी शब्द है क्या हो जाएगा? तो बंधक और रेहन दोनों, यानी ए एंड बी दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों हो जाएगा। दोस्तों आप लोग धैर्य बना के रखिए, इसमें एक भी क्वेश्चन गलती नहीं है, आप 100% मिला सकते हैं कहीं से भी। नेक्स्ट है 38 नंबर सवाल, लीज रेंटल, लीज रेंटल का हिंदी है तो लीज रेंटल का अर्थ क्या होता है? पट्टा भाड़ा, क्या हो जाएगा? पट्टा भाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइस चांसलर, वाइस चांसलर का हिंदी क्या होता है? तो उसको बोलते हैं कुलाधिपति, क्या बोलते हैं उसको? कुलाधिपति। नेक्स्ट है अच्छे संक्षेपण के कौन से गुण होने चाहिए? तो अच्छे संक्षेपण में संक्षिप्तता होना चाहिए, स्वतः पूर्णता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, यानी इनमें सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संक्षेपण मूल रचना का कितना होना चाहिए? तो संक्षेपण जो है वो हमेशा 1/3 होता है। जैसे अगर कोई शब्द 40 वर्ड में लिखा हो, 40 वर्ड में, तो 40 का
1/3 हमको लिखना पड़ेगा, लगभग 13 शब्दों में। कितने? 13 शब्दों के आसपास। 1/3 से थोड़ा अधिक हो सकता है। नेक्स्ट है, संक्षेपण में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो संक्षेपण में जो है समास शैली का प्रयोग करते हैं। किस शैली का? समास शैली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रारूप की कौन सी विशेषता है? तो प्रारूप का अर्थ क्या होता है? तो प्रारूप की जो विशेषता है वह शुद्धता होना चाहिए, पूर्णता होना चाहिए, अस्पष्टता होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिप्पण की कौन सी विशेषता है? टिप्पण, तो टिप्पण की जो विशेषता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी निपटान संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना, पूर्वापरक्रम से युक्त होना, पुनरुक्ति दोष से मुक्त होना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिप्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं नोटिंग। क्या बोलते हैं उसको? नोटिंग कहते हैं टिप्पण का अंग्रेजी में। नेक्स्ट है, सरकारी पत्र में प्रेषक के कार्यकाल का स्थान एवं दिनांक होता है। तो कहाँ होता है? सरकारी पत्र में प्रेषक के कार्यकाल और दिनांक का स्थान जो होता है वह पत्र के दाईं तरफ होता है। कहाँ होता है? पत्र के दाईं तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी पत्र में पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम और पता लिखा होता है। तो कहाँ होता है लिखा? दाईं ओर। पत्र के दाईं ओर ही पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम और उसका पता लिखा होता है। नेक्स्ट है, सरकारी पत्र में पत्र क्रमांक किस तरफ लिखा होता है? तो सरकारी पत्र में पत्र क्रमांक जो है वह पत्र के बाईं तरफ लिखा होता है। कहाँ लिखा होता है? पत्र के बाईं तरफ। नेक्स्ट है, सरकारी पत्र की विधि को किन सोपानों से गुजरना होता है? इनमें कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले विभाग का नाम, पता, उसके बाद पत्र क्रमांक, फिर दिनांक और प्रेषक का नाम। नेक्स्ट है, कार्यालयीय पत्रों के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो उनमें भी स्पष्टता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और शिष्टता होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को देख लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं अब ये भी जो भी क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन आपका ग्रामर से था। अब 50 क्वेश्चन जो होगा आपके बुक से आने वाले हैं। तो बुक का जो भी क्वेश्चन है मैंने बुक से मिलाया है, प्लस की गूगल का हेल्प लेकर के और बनाया। तो आपका बेशक है कि इसमें 99% तक सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती की काव्य कृति इनमें कौन सी है? तो इनमें धर्मवीर भारती की जो काव्य कृति है वह ठंडा लोहा भी है, अंधा युग भी है, 7 गीत वर्ष भी है। यानी इनमें सभी के लिए क्या है? धर्मवीर भारती की काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो तीसरे जो ताड़ सप्तक है उसका प्रकाशन 1959 में किया गया। कब? 1959 में तीसरे ताड़ सप्तक का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट है, किस छायावादी कवि को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है? एक क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, बहुत सारे ईयर में एंड प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इस बार भी पूछा गया है कि किस छायावादी कवि को ओज, औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज, औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है, नागा अर्जुन ने बसंत की आगवानी कविता में किन पशु पक्षियों का चित्रण किया है? तो नागा अर्जुन ने बसंत की आगवानी कविता में कोयल का, झिंगुर का, मधुमक्खी का, इनमें किसका वर्णन किया गया है? तो इनमें सभी का वर्णन किया गया है, कोयल का भी, झिंगुर का भी और मधुमक्खी का भी। नेक्स्ट प्रश्न है, वे और तुम कविता का संबंध किससे है? तो वे और तुम जो कविता का संबंध है वह किनसे है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर सिंह का आत्मसमर्पण किस छंद से लिया गया है? तो ये मुक्त छंद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुक्त छंद से। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर जिसे मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर, ये नागार्जुन की रचना है। तो वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार किस कविता की पंक्ति है? तो ये भी तोड़ती पत्थर की पंक्ति नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, गीत का भाव क्या है? तो इस गीत का जो भाव है, इस गीत में भारतीय सभ्यता के प्रति अगाध आस्था व्यक्त हुई है तथा इस गीत में भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध आस्था व्यक्त किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांझ के बादल में किसकी कल्पना की गई है? तो सांझ के बादल में नदी नावों की कल्पना की गई है। किसकी कल्पना की गई है? नदी नावों की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है? किस कवि की जो कविताएं हैं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है? तो क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, अधैर्य के कवि किस कवि को कहा जाता है? अधैर्य की कवि तो ये है दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य की कवि कहा जाता है, जिनका जन्म दरभंगा जिले के सिमरिया में हुआ था, बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। नेक्स्ट है, गीत खो गए कहाँ छंद सो गए कहाँ? गीत खो गए कहाँ छंद सो गए कहाँ किस कविता की पंक्ति है? गीत खो गए कहाँ छंद सो गए कहाँ, ये जो पंक्ति है वह किस कविता की है? तो ये कवि और कल्पना की है। कवि और कल्पना की जो कविता है इस पाठ से यह पंक्ति को लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सांझ का बादल किस कवि की रचना है? तो सांझ का जो बादल है वह धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? तो धर्मवीर भारती का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में। नेक्स्ट है, एयारी रोशनी के कवि कौन है? एयारी रोशनी के कवि कौन है? तो अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का रचना कौन है? एयारी रोशनी। नेक्स्ट है, युधिष्ठिर की आत्मग्लानि का कारण क्या है? महाभारत युद्ध का विध्वंस। क्या हो जाएगा? महाभारत युद्ध का विध्वंस। नेक्स्ट है, कहने लगा चांद के कवि कौन है? कहने लगा चांद के कवि कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिनकर। कहने लगा चांद दिनकर की रचना है। नेक्स्ट है, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पे क्या मिला था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और संस्कृति के 4 अध्याय पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि ने कविताओं को फैंटेसी का सृजनात्मक उपयोग किया? किस कवि ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सृजनात्मक उपयोग किया है? तो इसका भी क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट है, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञेय का जो जन्म है वह वाराणसी यानी काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी काशी यूपी में 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। और 1977 में ये चल बसे। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं निर्भरी दुख की बदली ये महादेवी वर्मा की कविता है। तो उनकी किस कविता से लिया गया है? ये बदली कविता से। किससे? बदली कविता से मैं निर्भरी दुख की बदली लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न, मैं सन्नाटा बुनता हूँ कि कवि कौन है? तो ये भी इनके भी रचनाकार कौन है? अज्ञेय। मैं सन्नाटा बुनता हूँ उनके कवि कौन है? अज्ञेय जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह गीत भूख और प्यास भगाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, यह मसान में भूत भगाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। ठीक है, यह गीत भूख और प्यास भगाता है जी, यह मसान में भूत भगाता है। किस कवि की पंक्ति है? ये जो पंक्ति है वह भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। नेक्स्ट है, कमायनी एक पूर्ण विचार किसकी पुस्तक है? कमायनी एक पूर्ण विचार जो है यह किसकी पुस्तक है?
तो मुक्ति बोध की है। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन है? कामायनी एक पूर्ण विचार। नेक्स्ट है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी क्या कहलाती है? किस कवि को बोलते हैं हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की कौन सी कृति हालावाद की धर्म ग्रंथ मानी जाती है? हरिवंश राय बच्चन की कौन सी कृतियाँ जो है वह हालावाद की धर्म ग्रंथ मानी जाती है? तो मधुशाला। कौन है? मधुशाला। इनकी जो रचना है वह हालावाद की धर्म ग्रंथ मानी जाती है। और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में इसका आंसर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, कामायनी में ईरा किसका प्रतीक है? कामायनी ये प्रसाद की रचना है। तो कामायनी में ईरा जो है वह किसका प्रतीक है? वह बुद्धि का प्रतीक है। कौन? ईरा। ईरा जो है वह बुद्धि का प्रतीक है। और कामायनी में मनु जो है वह मन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मन का। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा जो है हृदय का। श्रद्धा इसमें नायिका होता है और मनु जो है नायक होता है। नेक्स्ट है, कामायनी में मनु का पुत्र कुमार किसका प्रतीक है? कामायनी में मनु का पुत्र कुमार किसका प्रतीक है? तो इसका हो जाएगा बुद्धि। किसका हो जाएगा? बुद्धि का हो जाएगा। नेक्स्ट है, कामायनी में किस दर्शन की प्रधानता है? कामायनी में किस दर्शन की प्रधानता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न, वे लोहा पीट रहे हैं तुम मन को पीट रहे हो। वे लोहा पीट रहे हैं तुम मन को पीट रहे हो, किस कवि की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? तो इसका क्या होगा सही आंसर? नागार्जुन की रचना है। क्या हो जाएगा? नागार्जुन की। नेक्स्ट है, इतिहास की हवा। इतिहास की हवा के कवि कौन है? इतिहास की हवा के कवि कौन है? अज्ञेय। कौन? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट है, मनुज का श्रेय। मनुज का श्रेय कवि के कविता के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है मनुज का श्रेय कविता के कवि है। नेक्स्ट है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। हिमाद्री तुंग श्रृंग से जो पंक्ति है किस नाटक की है? तो ये चंद्रगुप्त की है। किसकी है? चंद्रगुप्त की है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। नेक्स्ट है, आंसू किस छंद में रचित है? तो आंसू का जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, आप मिला सकते हैं कहीं भी। नेक्स्ट है, कामायनी का प्रमुख छंद है। तो कामायनी का जो प्रमुख छंद है वह तोटक है। क्या? तोटक। कामायनी का जो प्रमुख छंद है क्या है? तोटक। नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र था बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम। नेक्स्ट है, पंत का वास्तविक नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। तो उनका जो बचपन का नाम है गोसाई दत्त। क्या नाम है? गोसाई दत्त। यहाँ गलती लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, प्रसाद दार्शनिक दृष्टि से क्या थे? प्रसाद जो है वह दार्शनिक दृष्टि से क्या थे? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं, वे अद्वैतवाद की प्रगतिवाद थे। अद्वैतवादी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा में प्रसाद को किस उपनाम से कविता करते थे? ब्रज भाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे? तो ये है इसका क्या होगा राइट आंसर? कलाधर। अब मात्र 5 क्वेश्चन बचा, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता। आपका जो अरबी हिंदी है उसके बुक का ही नाम है आधुनिक हिंदी काव्य सरिता, जिसके राइटर कौन है? डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र। उमेश चंद्र मिश्र शिव। आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव। नेक्स्ट प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो वाल्मीकि रामायण का। किसका पड़ता है? वाल्मीकि रामायण का। नेक्स्ट है, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित कौन थे?
अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत थे। सुमित्रानंदन पंत जो कि क्या थे? अरविंद दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे। अब 99 क्वेश्चन है, यानी 99 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि को कहा गया है? हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि को कहा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और वीडियो के आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो इसका भी क्या होगा राइट आंसर? सुमित्रानंदन पंत। किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के बाद ज़रूर शेयर कीजिए। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन एक शेयर जरूर कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट इस वर्ष एग्ज़ाम दिए हैं यूजी पार्ट 1 का वर्ष 2023 में, उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी अपना आरबी 100 मार्क्स का जो हिंदी है वो लोग मिला सके, साइंस एंड कॉमर्स वाले। और जो भी छात्र जिनका आर्ट्स फैकल्टी है उनका 31 तारीख को एग्जाम है, आप लोग भी इस वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच कर ले ताकि आपका भी इस पर बहुत टकराने वाला है, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं साइंस और कॉमर्स से किस प्रकार टकरा है। तो आपकी वीडियो, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।